जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आप यूके के जितने भी लॉज हैं, जिनमें इमिग्रेशन लॉज हैं, नेशनलिटी लॉज हैं, असाइलम के लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, डिवोर्स हैं, बच्चों के मामलात हैं, स्पॉन्सर लाइसेंस हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी है, विल्स हैं, प्रोबेट है, यानी जो भी आपका सवाल होता है वो डिफरेंट ज़राए से आप मुझे भेजते हैं, तो मैं आपको इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको उनके जवाबात देने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी नई अपडेट होती है तो वो भी आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता। ये आप लोगों का अपना प्रोग्राम है, आप लोगों के लिए करता हूँ, तो आपके जितने भी सवाल आते हैं उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। लेकिन सम टाइम ये होता है क्योंकि ये मुख्तसर दौरानिए का प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे सवाल जो है वो नहीं ले सकता, तो इसलिए उसके लिए मैं माजरत खा हूँ जनाब। लेकिन ये नहीं होती कि वो सवाल जो हैं वो कहीं चले जाते हैं, उनका जवाब जो है वो फिर अगले जो प्रोग्राम होता है उसमें देने की ज़रूर कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मैं जिस तरह से कहा करता हूं कि जी आप लोगों ने मोहब्बतें हैं आप लोगों की, जिन जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल ZMC नेटवर्क ZMC TV जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो ZMC TV यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम जो लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक बगैर किसी तख़ीर से पहुँचेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं जी प्रोग्राम की तरफ। पहला सवाल जो है वो किसी ने कहा है कि जी एक मैंने कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, वो शायद आपको दूसरे सोशल मीडिया प्रोग्राम में हो, तो उसमें मैंने आप क्वालिफाइंग जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में मैंने बताया था कि जी अगर आपका यूके का जो स्पॉन्सर है वो अगर क्वालिफाइंग बेनिफिट, ये वो बेनिफिट हैं जिनमें से अगर एक या एक से ज़्यादा, ये 9 बेनिफिट हैं जिनकी तफसील आपको मिल जाएगी, अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा आपका यूके का स्पॉन्सर उसको ले रहा है तो फिर आपको आप एग्जेम्प्ट हैं 18,600 पाउंड की कंडीशन जो है उसको मीट करने के लिए। तो उसके हवाले से कुछ सवालात जो हैं वो कुछ लोगों ने भेजे हैं, पहले उनकी तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद दीगर सवालात की तरफ जाते हैं। देखिए उसकी मिसाल मैं देता हूँ, जो क्वालिफाइंग बेनिफिट्स हैं उसमें जैसे मसलन कोई डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहा है, ठीक है जी, तो वो जो है वो जनाब एक क्वालिफाइंग बेनिफिट है। इसी तरीके से कोई केयर अलाउंस जो है वो ले रहा है तो ये भी क्वालिफाइंग बेनिफिट है। इसी तरीके से अगर कोई केयर अलाउंस ले रहा है तो ये भी क्वालिफाइंग बेनिफिट है। इस तरीके से कोई अगर पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है वो ले रहा है तो ये भी, यानी पिप जिसको कहते हैं, वो भी एक क्वालिफाइंग बेनिफिट है। तो ये 9 तरह के बेनिफिट हैं जो कि आपको मेरे दूसरे वीडियोस में जो है वो मिल जाएंगे। तो ये अगर आप ले रहे हैं तो फिर आप एग्जेम्प्ट है। तो जिन्होंने सवाल किया उन्होंने कहा जी मैं यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ तो क्या मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये जो यूनिवर्सल क्रेडिट है ये क्वालिफाइंग बेनिफिट नहीं है, तो लिहाजा आप जो हैं वो इस तरह से तो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते कि जनाब क्या आप कहें कि हाँ मैं एग्जेम्प्ट हूँ 18,600 पाउंड से, ठीक है। लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो एक्सेप्शनल हैं और अपने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की वजह से आप जो है वो काम नहीं कर रहे या कर रही, तो ऐसे सूरत हाल में आप अपेंडिक्स FM एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के तहत आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उसमें आप ये साबित आपको करना पड़ेगा कि आपके जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रही, कुछ छोटे बच्चे हैं उनकी जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, या इस तरह से कोई और मसाइल हैं, कोई ऐसी बीमारी है जो कि डिसेबिलिटी तो लीड नहीं करती लेकिन फिर भी बीमारी की वजह से आप जो है वो काम नहीं कर रहे, तो इस वजह से आप जो हैं वो
अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अंडर अपेंडिक्स FM जो है वो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, इस तरह से फिर इसी से हवाले से एक काम था जी कि अगर मुझे पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट मिल गई है तो क्या फिर भी मुझे जो है वो काम करना पड़ेगा? जैसा से मैंने कहा है कि पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट जो है वो आपको आपकी जो डिसेबिलिटी है और जो आपकी मोबिलिटी और केयर के फैक्टर्स हैं उनको सामने रखे हुए दी जाती है। तो अगर तो आप पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट या पिप जिसको कहते हैं, अगर आप वो ले रहे हैं तो फिर रिक्वायरमेंट ये है कि आप ने वो 18,600 नहीं कंडीशन मीट करनी। हाँ, फिर आपने सिर्फ ये बताना है कि इतने पैसे ज़रूर मौजूद हैं कि वो उससे आप और आपके जो स्पाउस है और कोई आपके डिपेंडेंट हैं वो विदाउट एनी एडिशनल रिकोर्स टू पब्लिक फंड जो है वो आप सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक उसमें आपको काम करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से फिर इससे रिलेटेड एक और भी चीज़ जो है वो ज़हन में रख लें कि देखें, मसलन अगर आप जो हैं वो कैरियर अलाउंस ले रहे हैं तो कैरियर अलाउंस जो है वो इस तरह नहीं होता कि उससे दो अशखास जिनकी उम्रें जो हैं वो 25 या उससे ज़्यादा हों तो वो उस पर सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपको थोड़ा सा एडिशनल काम करना पड़ता है। यानी सब मसला अगर आप डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, पिप ले रहे हैं या दूसरे डिसेबलमेंट सीवियर डिसेबलमेंट अलाउंस ले रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में नहीं। हाँ, अगर आप कैरियर अलाउंस ले रहे हैं तो क्योंकि वो सर्टन वो मेरे ख्याल में 73 या 74-5 पाउंड जो है वो है, अब एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं है, तो ये काफ़ी नहीं है। उसमें फिर ये होता है कि एडिशनली आपको थोड़ा सा काम जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, माजरत खाऊं जी थोड़ा। अच्छा, उसमें आपको किसी तरह से फिर जो है वो काम आप करते हैं, वो भी इसलिए कि उस पर फिर ये होता है कि जो इनकम सपोर्ट थ्रेशहोल्ड है उसको फिर वो सामने रखा जाता है कि जी इनकम सपोर्ट कितनी होनी चाहिए दो बंदों को। तो वो जितना इनकम सपोर्ट थ्रेशहोल्ड होता है उतने पैसे अगर आप वीकली आपके पास मौजूद हैं तो फिर भी आपको 18,600 के है। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि हाँ, कैरियर अलाउंस जो है ऐसे सूरत हाल में आपको जो है वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम एडिशनली करना पड़ेगा। ठीक है जी। होप चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ जी। अगला सवाल ये है जी कि जो EU फैमिली का एप्लीकेशन है उसके ऊपर कितना टाइम लग रहा है। ये सवाल भी अक्सर जो है वो आता है जी, इसके जवाब भी मैं देता रहता हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी क्योंकि सवाल पूछा है तो ऐसी सूरत हाल में देखें कि अगर तो आप ऑब्वियसली ब्रेक्सिट के बाद जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो ऑब्वियसली अब इंटाइटल नहीं हैं। जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं जिसमें आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपकी स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, वो अगर इनमें से अगर आपने किसी के लिए एंटी क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है अंडर EU सेटलमेंट स्कीम तो उसमें होम ऑफिस जो है वो आजकल हर चीज़ जो है वो यूक्रेन पे डाल रहे हैं जी। वो कहते हैं कि उनकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, तो नॉर्मली ये 6 महीने में कर देते थे, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया है और मेरी प्रैक्टिस में ये बात आई है कि अब 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम जो है वो लग रहा है। इसलिए आपने अगर ये कोई एप्लीकेशन की है तो आप जो हैं वो थोड़ा इसके ऊपर आपको पेशेंस शो करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसी हवाले से उन्होंने कहा जी स्पाउस वीज़े के ऊपर आजकल जो है वो कितना टाइम होम ऑफिस लगा रहा है। देखिए, पहली बात तो अपने जहन में रखिएगा कि अभी तक ये जो स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन है उसके ऊपर प्रायोरिटी सर्विस जो है वो अभी तक शुरू दोबारा नहीं हुई। क्यों, कोविड में ख़त्म हुई थी, बंद की गई थी, तो अभी तक वो दोबारा रिज्यूम नहीं हुई। तो इसलिए जो स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन है एंटी क्लियरेंस की, उसमें भी आपको पता है कि पहले स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम जो था वो 3 महीने का था कि 3 महीने के अंदर स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड हो रही थी। लेकिन अब जो है फिर भी 6 महीने 7 महीने जो हैं वो लग रहे हैं अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कोई उन्होंने आपको इंटरव्यू वगैरह जो है वो किया है, तो ऐसे सूरत हाल में इससे भी थोड़ा सा जो टाइम है वो ज़्यादा
ज़्यादा लग सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपके इस सवाल का भी। ठीक है जी, ये सवालात क्योंकि आपके आ रहे होते हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके इस प्रोग्राम में शामिल करता रहूँ साथ साथ। अच्छा जी, दूसरा उनका ये है प्रोग्राम की बात है जी, कि कहते हैं जी कि ये आज सारे सवालात जो हैं वो टाइम के बारे में है जी, कि जो डिवोर्स प्रोसेस है यूके के अंदर वो कितना टाइम लेता है। ये भी अनफॉर्चुनेटली देखें जी, जो एडमन साइड पे चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम ले जाती हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे जो सेंटर्स हैं जहाँ पे आपकी डिवोर्स, क्योंकि अब डायरेक्टली जो है वो कोर्ट्स को पटिशन जो है वो नहीं जाती, इसलिए जो सेंटर पहले डिवोर्स सेंटर बने थे उनकी तादाद कम करके भी उनको कंसोलिडेट करके अब बहुत कम जो हैं वो रह गए हैं। इसलिए वहाँ पे भी अब आपको पता है कि नया लॉ के तहत जो है वो आप एप्लीकेशन करेंगे, तो उसमें ये है कि आपके पास अब नए लॉ के तहत 20 वीक्स जो है उसका टाइम होता है। डिग्री नसाई उसको हम पहले कहते थे पुराने लॉ में, अभी लोग तो कहेंगे डिग्री नसाई टाइम लगेगा, लेकिन अब कंडीशनल ऑर्डर जो है उसको हम कहेंगे। तो कंडीशनल ऑर्डर की एप्लीकेशन करने तक के लिए आपको वेट का है वो 20 वीक्स का है। तो फिर ऑब्वियसली आप कंडीशनल ऑर्डर या डिग्री नसाई जिसको आप कहेंगे उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको 6 वीक्स जो है वो और 1 डे आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद आप जिसको आप डिग्री एब्सोल्यूट कहते थे अब उसको हम जो है नए लॉ के तहत जो है वो फाइनल ऑर्डर हम उसको कहेंगे। तो फाइनल ऑर्डर जो है वो उसके बाद हो जाएगा। अब नॉर्मली तो पहले फाइनल ऑर्डर या डिग्री एब्सोल्यूट जो है वो 2-3 दिन में आ जाती थी, लेकिन अब आजकल तो उसमें भी 2-3 वीक जो है वो लग रहे हैं। तो मैं आपको इस हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, अनडिफेंडेड है, तो आप अपने जहन में रखिएगा कि फिर भी 6-7-8 महीने लग सकते हैं। अब जो नया लॉ है उसके तहत तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन कि आप उसको डिफेंड करेंगे या नहीं करेंगे ये खत्म हो गया है। अब अगर डिवोर्स पिटीशन जो है वो फाइल हो गई है तो अब उसने ग्रांट होना ही होना है। आई होप के आई आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलते हैं जी आप अगले सवाल की तरफ। जी ये सवाल जो है ये है जी, वो कहते हैं जी कि जनाब पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए मुझे, इसका क्या प्रोसीजर है? मैं पाकिस्तान में मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको मैंने जो है वो बेचना है, तो मैं उसके लिए किस तरह से करता हूँ। देखें बात यह है कि मैं इसलिए आप लोगों को सम टाइम कहता हूँ कि देखें जो भी आप जिन लोगों ने अभी YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर वो वहाँ पे जाएं तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आप जो है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर जो भी आप जाएँ मेरे चैनल के ऊपर वहाँ पर आप कीवर्ड टाइप करें और आपको वो चीज़ जो है वो सामने आएगी। लेकिन क्योंकि सवाल आया है तो हमें बताओ, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये एक तो जहन में रखिएगा। ठीक है, इसलिए बनाने से पहले आप किसी ऐसे शख्स से ज़रूर आप मशवरा कर लें जो कि जानता हो इसको। ठीक है, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, और आप जिसको भी आप अपना अटॉर्नी बना रहे हैं उसको आप पावर दे रहे हैं कि वो आपकी जगह पे काम करेगा, वो ऐसे ही काम करेगा वहाँ पे आपकी जगह पे कि जैसे आप खुद वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, और आप फिर उसने जो कुछ भी काम किया होगा इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अंडर वो सारा आप रेक्टिफाई करेंगे। यानी फिर आप ने अपने अटॉर्नी को कोई काम कहा, उसने वो काम कर दिया, तो फिर आप बाद में ये नहीं कहते थे कि ओ जी मैंने ये तो नहीं कहा था करने के लिए, क्योंकि ये इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान में इस्तेमाल करनी है। तो उसका मैं आपको थोड़ा सा और फिर बता देता हूं कि जब आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाएगी तो आपकी इसकी 2 कॉपीज चाहिए होंगी। ठीक है, 2 कॉपीज चाहिए होंगी आपको इसकी। आप वहाँ पे वकील से साइन करवा लें, आप साइन करेंगे उसको वकील विटनेस कर देगा। ठीक है, हालांकि ये कोई इतनी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि बाज़ वक़्त हम वैसे कहती है कि नहीं, पहले वकील से साइन करवा के लाएँ। उसके बाद आप वहाँ जाएंगे, आपको क्या करना है कि 2 अदद अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ साथ लेके जानी है। इसी तरीके से आपने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट या जो पाकिस्तानी कार्ड है, ओरिजिन कार्ड है, नादरा कार्ड जो है वो आपने वैलिड, ठीक है, वो आपने साथ लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने, अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो भी साथ आप ले जाएं एहतियातन। तो ये सारी चीज़ें जो है, और उनकी वहाँ पे ऑब्वियसली जो फीस है
वहाँ पे वो आपने उनको अदा करनी है। तो वो क्या करेंगे कि वो वहाँ पे आपके थंब इम्प्रेशन और आपके सिग्नेचर अगेन करवाएंगे, ठीक है, एम्बेसी के अंदर। और उसके बाद जो है वो फिर उनके ऊपर उनकी जो अपनी स्टैम्प्स वगैरह हैं, जो उनकी अपना रिकॉर्ड जो है वो उस पर दराज उसका करेंगे, और उसके बाद उसमें से एक कापी वो खुद रखेंगे और एक कापी जो है वो आपको दे देंगे, ठीक है। जो उनके पास कापी होती है उसकी एक कापी जो है वो फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का जो है वो वहाँ पे जाती है, ताकि जब वहाँ पे वेरिफिकेशन के कुछ चीज़ आए तो उनके पास वो कापी जो है वो वहाँ पे मौजूद हो। तो लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो ये है कि हाँ जी क्या करना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाना है उसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि जी आपने वो प्रॉपर्टी बेचनी है, तो उसमें आप देखें कि आप उसको पावर दे रहे हैं कि वो बेच दे, ठीक है, सारी। अब लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है आपने उसको स्पेसिफाई करना है, ये ना हो कि वो आपके जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी बेच दे, ठीक है। फिर बेचने के बाद जो रकम उसने लेनी है उसका क्या करना है आपने, आप उसमें मेंशन करें कि वो जो भी वहाँ पे लेगा सेल्स की प्रोसीड्स वो जो है वो आपको देगा, ठीक है। अगर सपोज करें आपने ये नहीं लिखा और वो कहता जी आपने कहा था बेच दें, वो मैंने बेच दिए, पैसे मैंने रख लिए, तो फिर ऐसे ही एक परेशानी सी जो है वो आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, इसलिए इनको अगर शुरू में ही आप वो सारी चीज़ें करें जो कि आपके जहन में हैं, तो फिर उससे आप जो फ्यूचर के अंदर मसाइल या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आप बच सकते हैं, ठीक है जी। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये कह रहे हैं जी कि उनका बच्चा है जी वो यूके में बॉर्न हुआ है और अब उसको जो है वो यहाँ रहते हुए जो है वो 7 साल हो गए हैं, तो क्या वो उसकी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नेशनैलिटी के लिए तो देखें नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बच्चा जो है वो बेशक यहाँ पैदा हुआ है। हाँ, उसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। देखें कि अगर बच्चा यहाँ पैदा हुआ है और जिस वक़्त वो पैदा हुआ उस वक़्त उसके पेरेंट्स में से किसी एक के पास, ठीक है, किसी एक के पास अगर जो है सेटल स्टेटस या इनडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो मौजूद है, या ब्रिटिश सिटीज़न है, वन ऑफ द पेरेंट्स जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न है, तो ऐसे सूरत हाल में ऑब्वियसली वो बच्चा जो है वो ब्रिटिश नेशनैलिटी का हकदार होगा, ठीक है। यानी फिर ज़रा ज़हन में रख लें कि यानी जिस वक़्त वो बच्चा पैदा हुआ उस वक़्त वन ऑफ द पेरेंट्स जो है उसके पास जो है वो बोथ के पास है वो तो कोई बात नहीं है, यानी कम से कम एक जो है उसके पास जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन हो या वो ब्रिटिश सिटीज़न हो, तो वो जो है वो नेशनैलिटी का हकदार होगा। हाँ, अगर यह है कि बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त पेरेंट्स के पास जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन नहीं थी, तो ऐसी सूरत हाल में यह है कि अगर बाद में उनको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल गई है तो उस सूरत हाल में भी वो बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है पहले के लिए कि उसको रजिस्टर किया जाए एज आ ब्रिटिश सिटीज़न, कि वो अपने ब्रिटिश सिटीजनशिप की इनरोलमेंट जो है वो करवाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन करवाएगा पहले, और उसके बाद फिर जो है वो अपने पासपोर्ट के लिए जो है वो अप्लाई करेगा, ठीक है जी। आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन जी। अगला सवाल जो है जी वो ये है, देखिए विल के हवाले से है। विल जो है, जो विल एक्ट है यूके का, उसके तहत जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये आपके जहन में होनी चाहिए कि जो शख्स जो है वो विल बना रहा है उसकी मेंटल कैपेसिटी मौजूद है, कि यानी उसको पता है कि वो क्या चीज़ कर रहा है, ठीक है, किसको क्या दे रहा है। क्योंकि अगर किसी शख्स के पास मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी तो बेशक विल बन गई है, उसके साइन या अंगूठे भी आपने करवा दिए हैं, लेकिन अगर कोई भी पार्टी, यानी अगर कोई समझता है कि हाँ जी मुझे कुछ चीज़ बात से डिप्राइव किया गया है इस विल के ज़रूर मेरा भी हक बनता था,
तो वो ये चैलेंज तो कर सकता है कि जी ये तो मेंटली फिट ही नहीं थे पावर वो विल करने के लिए, इनको पता ही नहीं था कि ये क्या कह रहे हैं, तो वो ये फिर परेशानी वहाँ पे जो है वो पैदा हो सकती है। लिहाजा ये अपने सारे ये क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा विल के ऊपर फिर किसी दिन जो है वो बात कर रहूँगा। आई होप के आई आंसर दिस क्वेश्चन। जी दोस्तों, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो हैं वो उसको इनमें शामिल कर सकूँ। जिन लोगों ने अगेन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले जनाब मेरी दरख्वास्त यही होती है कि ZMC TV यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम जो लेटेस्ट लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। अगले तक अपने मेज़बान, अपने भाई, अपने दोस्त ज़ाहिर चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।